कांता जी और अपने लघु कथा शोध केंद्र की पूरी टोली के निमंत्रण पर केवल मध्य प्रदेश से पहले आया करते थे, तो ऐसा लगता था कि शायद मध्य प्रदेश के लघु कथाकारों का कोई अधिवेशन होता है। लेकिन देखते ही देखते लघु कथा शोध केंद्र ने जिस ढंग से अपने आप को विस्तारित किया, आज निश्चित तौर पर इस बात को हम सब लोग अनुभव कर रहे होंगे कि आज का स्वरूप राष्ट्रीय हुआ है, आने वाले वर्षों में अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप धारण कर रहा है। निश्चित तौर पर लघु कथा को लेकर जितना काम लघु कथा शोध केंद्र कर रहा है, या तो ये हो सकता है कि मेरी जानकारी थोड़ी आधी अधूरी सी हो सकती है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि भारत भर में जितना प्रवास मैं करता हूँ, जितने साहित्यकारों के संपर्क में मैं रहता हूँ, उसके चलते भी मेरी जानकारी में अभी तक बहुत गिने चुने इस प्रकार के अवसर आए हैं जब मुझे लगा कि लघु कथा पर इतना काम एक धुन के साथ किया जा रहा है। और इसलिए लघु कथा शोध केंद्र की पूरी टोली को धन्यवाद देता हूँ। यह अकेले कांता जी के बस का निश्चित तौर पर नहीं हो सकता था, क्योंकि यहाँ के टीम वर्क को मैं देखता हूँ। जब भी आप दूरभाष पर चर्चा करते हैं तो सामान्यतया ये पता लगता है कि हम लोग अभी कंप्यूटर वाले के यहाँ बैठे हैं, हम लोग अभी यहाँ प्रकाशन के इस काम को कर रहे हैं, अभी फ्लेक्स तैयार हो रहे हैं, और पूरी की पूरी टीम अभी इस बार की तो तैयारियों की और सारी बैठकों के चित्र भी हम सब लोगों ने सोशल मीडिया पर देखे थे। इन्हें संतोष जी चुबे से आखिरी में कार्यक्रम के पहले जाकर मुलाकात होने तक के, तो निश्चित तौर पर ये जो सारा उपक्रम चल रहा है उसके लिए हम सब बधाई देते हैं इस टोली को। और आज इस सत्र में हम सब लोगों का सौभाग्य है कि श्रद्धेय नीति जी के सानिध्य में यहाँ पर हम सब लोग बैठे हैं। लघु कथा के क्षेत्र में उन्होंने एक बड़ा काम किया है और इस प्रकार के अनुभव समृद्ध चेहरे पूरे सदन में दिखाई दे रहे हैं। एक का नाम लेना अगर प्रारंभ करें तो अनावश्यक विस्तार होगा बातचीत का, और मैं उन दोनों मनीषियों को भी प्रणाम कर रहा हूँ। अभी इस समय उनको अपने कार्य की व्यस्तता के कारण से जाना पड़ा। उर्दू साहित्य अकादमी की निदेशक आदरणीय नुसरत मेहंदी जी और आदरणीय जवाहर करनावट जी, राजभाषा के क्षेत्र में बड़ा काम किया है। आज उनको भी आपने सम्मानित किया और साथ साथ मुझे भी शामिल कर लिया। मैं निश्चित तौर पर इस बात को अनुभव करता हूँ कि जवाहर जी जिस बात को कह रहे थे कि हिंदी की सेवा हम नहीं कर रहे हैं बल्कि हिंदी हमारी सेवा कर रही है, और इसलिए निश्चित तौर पर जवाहर जी ने जिस बात को कहा था उस बात को भी मैं रेखांकित करना चाहता हूँ कि हम सब लोगों को जब जब अवसर मिलता है, हम चाहे रचनाकार के रूप में रचना कर्म करें, पुस्तकें लिखे, अपनी रचनाओं को पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित करवाएं, या हम लोगों की तरह नुसरत जी आज उर्दू अकादमी की निदेशक है, मैं साहित्य अकादमी का निदेशक हूँ, कांता जी शोध केंद्र के अध्यक्ष है, किसी भी रूप में हमको जब हिंदी की सेवा करने का अवसर मिलता है तो कभी कभी मनुष्यों को ऐसा लगता है कि इन सम्मानों की आवश्यकता क्या है, लेकिन मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि जो ईमानदार होकर के अपनी कुर्सी पर बैठने के बाद भी अपनी भाषा की सेवा करते हैं, उन लोगों के काम को प्रतिसाद समाज को देना ही चाहिए। इसमें कंजूसी करने की आवश्यकता इसलिए नहीं क्योंकि इन कुर्सियों पर कभी कभी वैसे लोग भी बैठते हैं भाग्य से, जो हिंदी से सेवाएं करवाते रहना, अपने खाते में पैसे जमा करवाते रहना, लेकिन उसके बाद भी हिंदी के प्रति श्रद्धा का भाव नहीं रखना, ऐसे लोगों को भी मैं कई बार कुर्सियों पर देखता हूँ। एक ऐसा प्रसंग मुझे जीवन भर कभी नहीं भूलता। इंदौर का प्रसंग है, मैं उन दिनों देवपुत्र पत्रिका में, बच्चों की पत्रिका में संपादक हुआ करता था। एक दिन आकाशवाणी से फोन आया और कहा कि भाई साहब सुबह से परेशान हो रहे हैं और एक साहित्यकार की एक रचना ढूंढ करके लाने के लिए हमारे डायरेक्टर साहब कह रहे हैं और बड़े परेशान है और इस नाम का कोई साहित्यकार मिल नहीं रहा है, और गूगल का भी युग नहीं था, आज से 12-14 वर्ष पहले की बात है। तो मैंने कहा भाई आप बताओ, मैं कहीं से खोज करके कुछ दे सका तो थोड़ा सा प्रयास करता हूँ। उन्होंने कहा कोई MS गुप्ता है, उनकी कोई कविता चाह रहे हैं हमारे निदेशक साहब। कहा भाई ये नाम तो मैंने भी पहली बार सुना है, मुझे 20-25 वर्ष 30 वर्ष हो गए साहित्य क्षेत्र में काम करते हुए, लेकिन ये MS गुप्ता साहब की रचना कहाँ से लेकर के आएंगे। फिर भी खंगालने की कोशिश की, रजिस्टर निकाला, हमारे यहाँ बेनीवाल उस समय रजिस्टर हुआ करता था लाइब्रेरी का, तो सब देखा लेकिन कहीं डॉक्टर MS गुप्ता या MS गुप्ता नाम के रचनाकार प्राप्त नहीं हुए। अंततः ये हुआ, मैंने कहा उनसे एक बार पूछो तो कि संदर्भ क्या है,
और उन्होंने जब संदर्भ बताया, उन्होंने कहा कि कल उनकी जयंती है। आप सबको आश्चर्य होगा, दूसरे दिन मैथिली शरण गुप्त की जयंती है। अच्छा। और जब ऐसे लोग हिंदी से हाथ पैर दबाते रहते हैं, तब लगता है कि जवाहर कामरावट जी, मीर जी या आज जितने लोगों को सम्मानित किया गया, उन सब लोगों ने तो सचमुच मातृभाषा की सेवा की है, साहित्य की सेवा की है। और इसलिए लघु कथा शोध केंद्र ने एक बड़ा काम किया इन सबको सम्मानित करके। तो निश्चित तौर पर हम सब लोगों को इस तरह के उपक्रम करते रहना चाहिए। लघु कथा को लेकर के निश्चित तौर पर ऐसे जब प्रसंग आते हैं कि हम सब लोग एक विधा के लोग इकट्ठे होते हैं, तो परिवार में हमारे संघर्षों की चर्चा उसी तरह होती है जैसे हमारे घर के बुजुर्ग श्रद्धेय नागर जी बैठे हैं, श्रद्धेय सोढ़ी जी बैठे हैं, अच्छा जी बैठे हैं, अनुज जी भी बैठे हैं, सब बड़े बैठे हैं परिवार के। तो जैसे इन लोगों ने जीवन भर संघर्ष किया और जब नाती पोते जब पास में बैठते हैं तो बताते हैं कि हमने कैसे एक एक पाई जोड़ करके ये सारा सरंजाम जुटाया है। ठीक उसी तरह से अपनी विधा के जो बड़े लोग हैं वो भी उस संघर्ष को रेखांकित करते हैं। लेकिन हम सब लोगों को यह जानकर बहुत आनंद होता है कि इन सब के संघर्षों का अंत हो चुका है। अब लघु कथा को उस संघर्ष की आवश्यकता नहीं है जिसे हमने विधा के रूप में स्थापित होने का संघर्ष कहा, लेकिन अब नई पीढ़ी के सामने इस विधा ने एक नया संघर्ष प्रारंभ किया। और ये संघर्ष दुख का कारण नहीं है, बड़े आनंद का कारण है। अब हिंदी साहित्य की विधाओं में शीर्ष पर कौन सी विधा रहेगी, उस संघर्ष में लघु कथा आकर के खड़ी हुई। लघु कथा इस संघर्ष में आकर के तो खड़ी हुई है, इसके बड़े सारे कारण। वास्तव में हम सब जानते हैं कि चाहे वो विज्ञान का क्षेत्र हो, अध्यात्म का क्षेत्र हो, मैंने कई बार लघु कथा के संदर्भ में बात करते हुए अफसान जी के लिए जब चर्चा करने के लिए आया था तब भी इस बात को कहा कि लगातार विज्ञान भी सूक्ष्मता की ओर बढ़ रहा है। कल तक जो कंप्यूटर C1 का पहला कंप्यूटर भारत की धरती पर उतरा था, वो एक जहाज में भर करके लाया गया था, उसको बाद में रीअसेंबल किया था। आज वह कंप्यूटर और उससे कई हजार गुना क्षमता वाला कंप्यूटर हम लोग जेब में लेकर के घूम रहे हैं। विज्ञान की प्रगति जितनी भी है वह माइक्रो लेवल तक जाने में। इसी प्रकार से अध्यात्म का क्षेत्र, धर्म का क्षेत्र जो होता है, वहां पर भी आप जितना सूक्ष्मता की ओर बढ़ते हैं उतना उदात्तता की ओर बढ़ते हैं, ये सामान्य मान्यता है। और इसलिए साहित्य की विधा के क्षेत्र में भी आप जितना लघु होते चले जाएंगे उतना उदात्त होते चले जाएंगे, और उसका प्रतीक अगर कुछ बन सकता है तो केवल और केवल लघु कथा बन सकती है। उपन्यास की यात्रा कहानी तक पहुंची और कहानी की यात्रा लघु कथा तक पहुंची, तो निश्चित तौर पर समीक्षकों ने भले ही अन्याय किया होगा एक जमाने, समीक्षकों ने, मैं अभी सुन रहा था, मेरी जानकारी में पहली बार आया कि अफसानचे को क्या शब्द प्रयोग किया था, लतीफा कहा गया। अब पता नहीं, हाँ, अगर मैं जहां तक पहुंच रहा हूं, ये निश्चित तौर पर उस युग के समीक्षकों का षड्यंत्र रहा होगा कि आप गंभीर प्रकार की छोटी रचनाओं को भी चुटकुला मान रहे हैं। हिंदी में भी ये सब हुआ है, लघु कथा को लेकर के भी हुआ, अन्य विधाओं को लेकर के भी हुआ, लेकिन हाँ, वह उसको प्रारंभ के समय में शायद लतीफा या चुटकुला इसलिए कहा होगा कि ये मजाक भर है, इतनी छोटी कोई कहानी होती है क्या मजाक कर रहे हैं। लेकिन आज अफसानचे, लघु कथा जिस ढंग से स्थापित हुए, उन्होंने जिस ढंग से अपने आप को स्थापित किया है, आज हम देख रहे हैं कि आपने कृति आधारित सम्मानों में 2 सम्मान सुनकर के मुझे बड़ा अच्छा लगा। एक सम्मान आपने दिया लघु कथा विधा पर समीक्षा लेखन के लिए श्रद्धेय दुबे जी, पुष्पेंद्र दुबे जी की पूरी एक पुस्तक इस विधा को लेकर के आ गई। तो आज आप समीक्षकों की 2 लाइन की टिप्पणी के मोहताज नहीं रहे, अब आप समीक्षा ग्रंथों पर सम्मान देने की स्थिति में आ गए। ये प्रगति यात्रा है लघु कथा की वास्तव में। और इसलिए अब दूसरा सम्मान संजय जी को भी दिया हमने, कला समीक्षा के क्षेत्र में वो लगातार काम कर रहे हैं। तो आपने लघु कथा जगत को जिस ढंग से विस्तार देना प्रारंभ किया है, मुझे लगता है कि लघु कथा का भविष्य जो है वह बहुत तेजी से स्वीकार्यता की ओर बढ़ता जा रहा है। स्वीकार तो हो ही चुका, लेकिन उसके मूल कारण कई बार और भी ध्यान में आते हैं। नई पीढ़ी दरअसल समय का थोड़ा सा उनके पास कमी रहती है, तो नवीन माध्यमों पर भी ये सूक्ष्मता लगातार पूजी जा रही है। हम सब लोग देख रहे हैं कि फेसबुक आया था, बाकी सारे माध्यम आए थे, और उसमें ट्विटर आया। ट्विटर ने जैसे ही कहा कि 250 शब्द से ज्यादा आप उपयोग नहीं कर पाएंगे,
आप देखिए कि जितनी बड़ी सेलिब्रिटीज थी सबकी सब इन सारे माध्यमों को छोड़ करके ट्विटर पर जाकर के विराजमान हो। क्यों हुई? क्योंकि छोटा लिखना और मार्के की बात लिखना और कम समय में पढ़ लेना, कम समय में समझ लेना, कम समय में लिख लेना, ये अपने आप में एक बड़ी चुनौती भी होती है और ये एक प्रकार की सुविधा भी है। तो इस चुनौती और सुविधा के समाधान के रूप में जो विधा साहित्य को प्राप्त हुई है, निश्चित तौर पर उस विधा का भविष्य बहुत अच्छा है। अभी भी पिछले दिनों एक थोड़ा सा कुछ एक आलेख पढ़ रहा था, मुकेश भाई यहाँ पर बैठे हुए, तिवारी जी, पत्रकारिता पर केंद्रित वो आलेख था। इन दिनों वेब पोर्टल पर समाचारों को पढ़ने का तरीका भी बदला है। इस समय की जो समकालीन नई पीढ़ी है वो समाचार देखना भी पसंद नहीं कर रही है टेलीविजन पर, और पढ़ना अखबारों में भी पसंद नहीं कर रही है। और वेब पोर्टल पर भी इन दिनों एक न्यूज वेब पोर्टल इस समय टॉप पर चल रहा है। यानी कितना टॉप पर चल रहा है, मुझे उसकी महत्ता तब पता लगी जब मेरे बेटे ने एक दिन कहा कि मैं ऐसा सोच रहा हूँ कि जी न्यूज का जो एंकर का काम है उसको छोड़ करके स्विच करके उस कंपनी में चला जाए। मैंने कहा कभी मैंने तो नाम नहीं सुना, मुझे ध्यान में नहीं आया क्या विशेषता है, नोएडा में उसका मुख्यालय है। उसने बताया कि उनके यहाँ एक अनिवार्य शर्त है कि प्रत्येक समाचार 60 शब्दों से ज्यादा के आकार का नहीं होना चाहिए। अब आप कल्पना करिए वह कंपनी इतनी टॉप पर चल रही है कि इस समय गूगल रेटिंग में भी वो टॉप पर। यदि 60 शब्दों में समाचार लिख करके एक न्यूज पोर्टल टॉप पर जा सकता है, फिर बार बार यही कहूंगा, साहित्य के क्षेत्र में कम शब्दों में अपनी बात को मारक ढंग से कहने वाली जो विधा है उसको टॉप पर जाने से कौन रोक सकेगा। लघु कथा का भविष्य निश्चित तौर पर उज्जवल है। और इसलिए हम यदि अपने आप से भी प्रश्न करें या मैं आप सबसे भी पूछूं कि हिंदी साहित्य की ऐसी कौन सी विधा है जिसका भविष्य इन सब दृष्टियों से आपको अत्यंत उज्जवल दिखाई देता है, तो निश्चित तौर पर इसी विधा की ओर आप सबका संकेत जाएगा। और इसलिए मैं केवल दो बातों के लिए बार बार आग्रह, जब भी लघु कथा की चर्चा होती है तो करता हूँ। मैं ये दो आग्रह फिर से आप सबसे करना चाहता हूँ कि हम सब लघु कथा के पैटर्न पर जब बात करते हैं, उस विधा की जो बारीकियां हैं उन पर चर्चा करते हैं, तो हम सामान्यतः इस बात का आग्रह करते हैं कि विडंबनाओं का उल्लेख लघु कथा में करना चाहिए। इसको एक अच्छा माना गया है कि भाई जितनी विकृतियां हैं, जितनी विद्रूपता है समाज की, उनको संकेत करना ये लघु कथाकार का काम है। लेकिन मैं बार बार इस बात का आग्रह करता हूं, अगर रिपीटेशन लगे तो भी मुझे क्षमा करें, कि इन विडंबनाओं का उल्लेख करते समय इस बात की चिंता अवश्य करें कि इसके कारण से हमारी सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, हमारी राष्ट्रीय चेतना, हमारे देश का जो गौरवशाली अतीत है, हमारे भारतवर्ष में रहने वाले भिन्न भिन्न धर्म, पंथ, मजहब वाले जो लोग हैं, उनकी धार्मिक मान्यताएं हैं, इन मान्यताओं को चोट पहुंचाए बिना इन विडंबनाओं की चर्चा सकारात्मक ढंग से यदि हम करेंगे तो मुझे लगता है कि हमारी स्वीकार्यता और बढ़ती चली जाएगी। मैं देखता हूँ आप सब लघु कथाकारों में से अनेक लघु कथाकार हैं। मीरा दीदी की भी मैं कई बार बात करता हूँ, जिनकी मीरा दीदी, उनकी लघु कथाओं में अब विद्रूपता है तो है, सास बहू का झगड़ा कोई नया है क्या भारत के परिवार में? लेकिन उस सबसे ऊपर उठ करके यदि आपने सास बहू के झगड़े की विडंबना को ही रेखांकित करके और उसको एक झटके से छन्न से अपनी लघु कथा को वहां खत्म किया जहां जाकर के उसको पढ़ने वाली प्रत्येक बहू के मन में सास के प्रति घृणा पैदा हो रही है, प्रत्येक सास के मन में प्रत्येक बहू के प्रति अविश्वास पैदा हो रहा है, तो फिर हमारा अवदान क्या है, उपादेयता क्या है ऐसे साहित्य की? फिर हम एकता कपूर से बाहर नहीं जा रहे, हम केवल उतना ही भर कर रहे हैं कि जहर की एक शीशी पोटली में लेकर के हर बहू घूम रही है और पीछे से जैसे ऐसा लगता है कि तलवार लेकर के सासें घूम रही है। ये परिवार नहीं है। तो इसलिए मैं चाहूंगा कि इस प्रकार की विडंबनाओं से हम बचने की कोशिश करें और हम सकारात्मकता दें। निश्चित तौर पर हम जो कुछ लिख रहे हैं वह समाज की प्रेरणा भी बनेगा, मेरी भी प्रेरणा बनता है। मैं अपनी बात को समाप्त करते हुए ये कहना चाहता हूँ कि अभी हालांकि मुझसे ये बात सुन करके सामान्यतया भोपाली तौर पे लोग कई बार कहते हैं कि आप बार बार ऐसी बातें क्यों करते हैं, लेकिन बाकी ये सारी कुर्सियों की माया तो आनी जानी रहती है। 26 अगस्त को मेरा कार्यकाल समाप्त होने वाला है साहित्य का, तो तय बात है मेरे पास 2 बैग रखे हुए थे भोपाल में से, उसमें से एक बैग तो मैं रखाया है इंदौर जाकर और एक बैग को उठा करके जाना है अगस्त में। तो मैं पिछले दिनों एक लघु कथा पढ़ रहा था और बड़ी अच्छी लघु कथा थी, किसकी थी मुझे अभी याद नहीं आ रहा, लेकिन उसमें 2 कुत्ते के बच्चों की कहानी थी, प्रतीक रूप में उपयोग किया था।
तो 2 कुत्ते के बच्चे थे, माँ की अनायास मृत्यु हो गई, तो दोनों कुत्ते के बच्चे 2 जगह पहुंच गए। एक कुत्ते के बच्चे को परिवार में ले जाकर के रखा गया और उस कुत्ते को बच्चे को दादा दादी से लेकर के माता पिता तक का, बच्चों तक का, सबका खूब लाड प्यार मिलता था। कभी इसकी गोद में कभी उसकी गोद में लगातार और खूब स्नेह प्राप्त करता रहा। दूसरा कुत्ता पुलिस के हाथ चढ़ गया। पुलिस ने सोचा कि भाई कुछ इसको ट्रेनिंग दे करके और अपने काम में लगा लिया जाए। किस वातावरण में रहा उस पर ज्यादा चर्चा करने की आवश्यकता नहीं, लेकिन पुलिस विभाग में रहा और लगातार जीवन भर भोंकता भी रहा, झपटता भी रहा, लोगों के कपड़े भी फाड़ता रहा। कभी कुछ अच्छे लोग मिले, कभी कुछ बुरे लोग मिले, दुनिया में सब तरह के लोग होते हैं, लेकिन ये उसके जीवन भर का क्रम था। और अंततः ये हुआ कि एक बार जब इस कुत्ते का रिटायरमेंट हो गया पुलिस विभाग से, तो उस रिटायरमेंट के बाद उस कुत्ते को पुलिस वालों ने 2 डंडे मार करके सड़क पर छोड़ दिया, बूढ़े कुत्ते को। अब ये जो बूढ़ा कुत्ता है, इसकी स्थिति ऐसी है कि जब तक पद पर था तब तक तो अपनों को और परायों को पहचानने की कोई उपज उसने पैदा नहीं की। सब पर भोंकता रहा, सबको काटता रहा, बिना टाइम लिए मुझसे मिलने क्यों आ गए, वगैरह वगैरह। लेकिन जो परिवार में पला था, अनायास वह कुत्ता गुम हो गया। और गुम हुआ तो पूरा परिवार उदास, लगातार भटक रहे, कहां से वो मिल जाए। वो भी अब बूढ़ा हो चुका है, लेकिन इतने वर्षों का प्रेम उसके पास संचित था। और उस परिवार ने अखबार में विज्ञापन दिया कि इस कुत्ते को ढूंढ करके जो भी लाएगा उसको 1 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा। लघु कथा यही समाप्त हो रही थी, लेकिन एक शिक्षा मुझे भी मिली कुर्सियों पर बैठने के बाद। बहुत धन्यवाद। किसानों के बारे में आपने बहुत सारी बातें कही हैं, समझने वाली है। कृषि की बात भी कह दी और दूसरी बातें भी कह दी, कुत्ते का किस्सा भी सुना दिया। बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो हम बात करने जाएंगे। जितने लोगों को अभी अवार्ड मिला है